बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज हम बायोलॉजी के एक नए टॉपिक के साथ फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 1 बायोलॉजिकल मेथड आपके साथ हाज़िर हैं और इसी को हम एक्सप्लेन करेंगे। आपने इस लेक्चर को गौर से समझना है और इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी आपके जितने भी कन्फ्यूजन हैं उनको ख़त्म करूं। हमने पिछले लेक्चर्स में वो लिविंग वर्ल्ड इन टाइम एंड लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस पढ़ा, फिर हमने फाइलेटिक लाइनेज के बारे में पढ़ा, जानदार कैसे कैसे इवॉल्व होते हैं। आज एक बिल्कुल ही न्यू टॉपिक है, यानी कि बायोलॉजी में जब हम कोई रिसर्च करते हैं, कोई इंक्वायरी करते हैं, तो फिर क्या मेथडोलॉजी होती है, क्या उसके स्टेप्स होते हैं, कैसे कोई हमारे सामने कोई थ्योरी है साइंस में आ जाती, कोई कानून है हमारे सामने, कोई लॉ है हमारे सामने, तो वो लॉ कैसे बन जाता है, वो थ्योरीज़ कैसे बन जाती हैं। उसके पीछे एक सालों की मेहनत होती है, एक सालों की स्टडी होती है, एक सालों का आप कह लें कि काविश होती है किसी भी साइंसदान की। तो बायोलॉजिकल मेथड को हम लेकर चलेंगे तो बायोलॉजी जो है वो साइंस की ही ब्रांच है। तो साइंस का मतलब ही यही है कि चीज़ों को एग्ज़ामिन करना, चीज़ों को स्टडी करना, साइंटिफिकली स्टडी करना। और बायोलॉजी भी चूँकि एक साइंस की ब्रांच है तो इसमें हम जानदारों को स्टडी करते हैं, जानदारों को एक सिस्टम के तहत, एक आप कह लें कि मेथडोलॉजी के तहत स्टडी करते हैं। तो उस मेथड को हम, उस स्टडी को, उस टेक्निक को हम कहते हैं बायोलॉजिकल मेथड। उसी को हम लेकर चलेंगे। तो हम आगाज़ करते हैं बायोलॉजिकल मेथड के स्टेप्स के साथ। तो बायोलॉजिकल मेथड के मुख्तलिफ स्टेप्स हैं। सबसे पहले है ऑब्ज़र्वेशन, मुशाहिदा करना, फिर है हाइपोथेसिस, मफरूज़ा बनाना, फिर है एक्सपेरिमेंट्स, जो हम मफरूज़े बनाते हैं उनके ऊपर जो है वो तजर्बात करना, फिर उसके बाद थ्योरी, फिर थ्योरी की फिर से रीटेस्टिंग, और आखिरी स्टेप हमारा होता है लॉ का, कानून। तो ये मुख्तलिफ स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है? ऑब्ज़र्वेशन। ऑब्ज़र्वेशन ज़ाहिर है किसी भी रिसर्च, किसी भी स्टडी में जो सबसे पहला स्टेप वो ऑब्ज़र्वेशन ही होता है। जैसे न्यूटन जो है उसने फोर्स ऑफ ग्रेविटी के बारे में हमें बताया, तो उसकी ऑब्ज़र्वेशन यही थी ना कि उसके सामने सेब गिरा था, तो उसने फिर सोचा ना कि वो कोई इर्द गिर्द कोई उसके कोई अमल हुआ, तो उसके बारे में उसने फिर सोचो विचार शुरू की। मुशाहिदा का मतलब ही ये है कि अपने इर्द गिर्द कोई भी चीज़ है आप उसको ऑब्ज़र्व करते हैं, आप उसको मुशाहिदा करते हैं, फिर आप उसके बारे में डिटेल लेने की कोशिश करते हैं कि ये जो काम है ऐसा क्यों हुआ है। आपके जहन में कई सवाल उठते हैं। तो साइंटिफिक इंक्वायरी ऑलवेज़ बिगिनस विद ए चांस ऑब्ज़र्वेशन, कि साइंटिफिक जो इंक्वायरी है वो एक ऑब्ज़र्वेशन के साथ ही शुरू होती है। चांस का मतलब है बाई चांस, जैसे मतलब वो चीज़ हमारी इंटेंशनली होती भी नहीं है, लेकिन जब हमारे सामने वो काम होता है तो फिर हम उसके बारे में सोचने लग जाते हैं कि ऐसा क्यों होता है, वजह क्या थी, रीज़न क्या थी। अब ऑब्ज़र्वेशंस जो हैं आर मेड विद 5 सेंसेस, जो हमारी सेंसेस हैं, हवासे खमसा, विजन देखने की सेंस, हियरिंग सुनने की सेंस, स्मेल सूंघने की सेंस, चखने की सेंस, टच की सेंस। तो ये सेंसेस हम इस्तेमाल करते हैं अपनी ऑब्ज़र्वेशन में, डिपेंडिंग अपॉन दी फंक्शनल एबिलिटी। ज़ाहिर है जो चीज़ हमने जहाँ जहाँ कई चीज़ों को अगर हमने स्मेल है तो उसको सूंघना ही है, ज़ाहिर है। अगर कोई चीज़ का हमने सॉफ्टनेस और हार्डनेस चेक करनी तो टच ही करेंगे, और अगर कोई आवाज़ है तो ज़ाहिर है उसमें हमारा यानी फंक्शनल एबिलिटी का मतलब है जो चीज़ जहाँ फंक्शन जिसका ज़रूरी है वही चीज़ हम वहाँ पे इस्तेमाल करें। अब ऑब्ज़र्वेशंस जो हमारी होती हैं वो 2 तरह की होती हैं, क्वालिटेटिव ऑब्ज़र्वेशंस एंड क्वांटिटेटिव। ऐसी ऑब्ज़र्वेशंस जो हम किसी चीज़ का मायार बताएं, क्वालिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बताएं, वो थी क्वालिटेटिव। और जिसमें हम किस चीज़ को मिक़दार में ज़ाहिर करें, किस चीज़ को हम क्वांटिटी में ज़ाहिर करें, नंबर्स में ज़ाहिर करें, वो होगी क्वांटिटेटिव ऑब्ज़र्वेशन। मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूँ कि दिस स्टार इज़ वेरी ब्यूटीफुल, ये जो सितारा है ये बड़ा खूबसूरत है। अगर मैं ये कहूँ ये जो स्मेल है ये बहुत खुशनुमा है,
तो यानी ये मैं उस चीज़ की क्वालिटी बता रहा हूँ। इस चीज़ का कलर रेड है तो ये हम उसकी क्वालिटी बता रहा हूँ। लेकिन अगर मैं ये कहूँ ये सामने 10 प्लांट्स लगे हुए हैं, मैंने तादाद बता दी, फिगर्स में बता दी, ये जो चीज़ है इसका वज़न 10 किलो है, ये जो सामने अलमारी है इसका जो लेंथ है वो 6 फीट लंबी है। तो यानी ये जो मैं तादाद में बता रहा हूँ, ये जो मैं नंबर्स में बता रहा हूँ वो क्वांटिटेटिव है। तो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में जो बेसिक डिफरेंस है कि जिनको हम नंबर्स में अदाद शुमार में ना बता सकें, क्वालिटी हो, वो क्वालिटेटिव, और जिसको हम अदाद शुमार में नंबर्स में बता सकें वो क्वांटिटेटिव। अब अगर हम बायोलॉजी या साइंस की बात करें तो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस हैव एक्यूरेसी। जो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस होती हैं ना वो ज़्यादा दुरुस्त होती हैं क्वालिटेटिव की निस्बत। क्यों? क्योंकि इनकी जो मिक़दारें हैं वो मेजरेबल हैं और उनको हम नंबर्स की सूरत में रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ये था ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशन से नेक्स्ट जो स्टेप है वो है हाइपोथेसिस। अब कोई चीज़ हमने ऑब्ज़र्व कर ली तो फिर हम उन ऑब्जर्वेशंस को डेटे की सूरत में सेव कर लग सकते हैं। एन ऑब्जर्वर ऑर्गेनाइजेज ऑब्जर्वेशंस इनटू डेटा फॉर्म एंड गिव्स अ स्टेटमेंट एज पर एक्सपीरियंस एंड बैकग्राउंड नॉलेज ऑफ द इवेंट। तो फिर जब हम ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड कर देते हैं डेटा की सूरत में, फिर उस डेटे को हम, जो हमारे पास डेटा होता है, उस डेटे को समझते हुए, सोचते हुए, ऑब्ज़र्व करते हुए हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं। मिसाल के तौर पे कि हम ये कहते हैं कि हमने एक प्लांट देखा, वो ग्रीन कलर का था, तो वो फोटोसिंथेसिस कर रहा है। हमने एक और प्लांट देखा, उसमें भी फोटोसिंथेसिस हो रही है, वो भी ग्रीन कलर के लीव्स थे उसके। हमने एक और प्लांट देखा, सी प्लांट को, उसके अंदर भी ग्रीन लीव्स थे, उसमें फोटोसिंथेसिस। इसी तरह हमने ABCD करके हमने तकरीबन 10 प्लांट स्टडी किए, 10 के 10 के ग्रीन लीव्स थे और 10 के 10 फोटोसिंथेसिस कर रहे थे। तो अब हमने उस डाटा को रिकॉर्ड कर लिया, 10 प्लांट्स के नाम लिखे, आगे लिखा ये फोटोसिंथेसिस करते हैं या नहीं करते हैं, टिक मार्क सब पे लगा दी। अब इस ऑब्जर्वेशन से क्या नतीजा निकला कि जितने भी प्लांट्स हैं जिनके ग्रीन लीव्स हैं या जो ग्रीन प्लांट्स हैं, सब में फोटोसिंथेसिस होती है। ये जो स्टेटमेंट है हमने बनाई, ये स्टेटमेंट हमने उन ऑब्जर्वेशंस के मुताबिक बनाई जो हमें मिली। तो दिस स्टेटमेंट इज़ द हाइपोथेसिस विच इज़ टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ। टेंटेटिव का मतलब है गैर यकीनी है। ये जो स्टेटमेंट हम बनाते हैं ये भी गैर यकीनी होती है, अभी अनसर्टन होती है, ये गलत भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि आपने तो कुछ 5-10 ऑब्जर्वेशंस करने के बाद एक हाइपोथेसिस बनाया। आपने कौन सा दुनिया के सारे पौधे स्टडी कर लिए थे? आपने तो कुछ पौधों को स्टडी करके बता दिया कि सब पौधों में फोटोसिंथेसिस होती है। तो इट मे बी रॉन्ग। तो इसलिए अभी तक ये टेंटेटिव है, गैर यकीनी है। अब हाइपोथेसिस बनाने के और भी बहुत से तरीके हैं। मेथड्स ऑफ फार्मुलेटिंग हाइपोथेसिस। देयर आर 2 ways of formulating hypothesis. A hypothesis can be the result of deductive reasoning. एक मेथड होता है डिडक्टिव रीजनिंग, और इट कैन बी द कंसिक्वेंस ऑफ इंडक्टिव रीजनिंग। और दूसरा तरीका इसका होता है इंडक्टिव रीजनिंग का। पहले हम लेके चलेंगे डिडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव रीजनिंग मूव्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। कि जब हम किसी जनरल बात से, किसी जनरल प्रिंसिपल से हम कोई ख़ास नतीजा निकालें, जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जाएं, तो वो जो हमारा ख़ास नतीजा होगा वो हमारी डिडक्शन होगी, डिडक्टिव रीजनिंग होगी। यानी कि वो इट इन्वॉल्व्स ड्राइंग स्पेसिफिक कंक्लूजन, कोई ख़ास नतीजा निकालना फ्रॉम सम जनरल प्रिंसिपल, किसी जनरल प्रिंसिपल से, किसी आम बात से, जनरल बात से कोई ख़ास नतीजा निकालना। तो इसमें हम लॉजिक इस्तेमाल करेंगे इफ़ देन। इफ़ का मतलब, अगर मतलब फ़र्ज़ करें इफ़ ऑल बर्ड्स हैव विंग्स, मतलब अगर तमाम परिंदों के पर होते हैं, तो ये हमारी पहली स्टेटमेंट है। एंड स्पैरोज़ आर बर्ड्स, और स्पैरोज़ भी बर्ड्स हैं। तो फिर हमने क्या नतीजा निकाला? देन वी conclude that
स्पैरोज़ हैव विंग्स, कि अगर तमाम परिंदों के पर होते हैं और स्पैरोज़ भी परिंदे हैं तो इसका मतलब स्पैरोज़ के भी पर होंगे। तो एक जनरल बात से हमने स्पेसिफिक नतीजा निकाला। अगर तमाम ग्रीन प्लांट्स फोटोसेंसिस करते हैं तो ये जो ग्रास लगी हुई है हमारे प्लॉट में, ये भी ग्रीन प्लांट है, इसमें भी फोटोसेंसिस होती होगी। अगर जो है तमाम गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे मुहज़्ज़िब होते हैं तो ये जो असलम है ये भी फ़लाँ गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ता है तो ये भी मुहज़्ज़िब होगा। तो यानी जब हम किसी बेसिकली जनरल बात से कोई स्पेसिफिक नतीजा निकालें वो होता है डिडक्टिव रीजनिंग। वी मूव फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। जो द अदर वे ऑफ रीजनिंग यूज इन द फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस इज इंडक्टिव रीजनिंग। जो दूसरा तरीका है हाइपोथेसिस बनाने का वो है इंडक्टिव रीजनिंग। इट इज़ द रिवर्स ऑफ डिडक्टिव रीजनिंग। ये डिडक्टिव रीजनिंग का रिवर्स है। वी मूव फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल। हम स्पेसिफिक चीज़ से कुछ जनरल नतीजा बनाते हैं, कोई स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन हम करते हैं और बाद में कुछ जनरल प्रिंसिपल बनाते हैं। पहले ऑब्जर्वेशन होती है कोई ख़ास, फिर वो ऑब्जर्वेशंस हमारी बढ़ती जाती हैं, फिर हम उन ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पे एक ख़ास नतीजा, जो मैंने पीछे एक मिसाल दी थी कि फ़र्ज़ करें हमने एक प्लांट देखा वो ग्रीन कलर का था, उसमें फोटोसेंसिस होती थी। इस तरह हमने दूसरा भी देखा, तीसरा भी देखा, चौथा भी देखा। हमने 15-20 प्लांट्स देखे, सब ग्रीन थे, सब में फोटोसेंसिस होती थी। तब हमने एक स्टेटमेंट बनाई कि इसका मतलब है तमाम ग्रीन प्लांट्स में फोटोसेंसिस होती है। तो वो जो स्टेटमेंट है वो ख़ास से आम हुई है। हमने पहले कोई स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन की, उसके बाद नतीजा निकाला कोई जनरल, तो उसे हम कहेंगे इंडक्टिव रीजनिंग। या उसी परिंदों वाली मिसाल को लेके हम इधर आ जाएं कि फ़र्ज़ करें उधर तो हमने कहा था कि अगर तमाम परिंदों के पर होते हैं, जनरल चीज़ थी, और स्पैरो का हमने नतीजा निकाला कि फिर स्पैरो के भी पर होंगे। अगर हम यहाँ पे स्पेसिफिक से शुरू कर दें कि हम वी नो दैट स्पैरोज़ हैव विंग्स, अगर हम जानते हैं कि स्पैरोज़ के पर होते हैं और वो परिंदे हैं, इसी तरह हम जानते हैं ईगल, पैरट, हॉक, क्रो ये सब परिंदे हैं, तो हमने नतीजा निकाला कि फिर तमाम परिंदों के पर होते हैं। कि पहले हमने स्पेसिफिक चीज़ें की, हमने देखा ये परिंदे हैं, इन सब के पर हैं, इसका मतलब सब परिंदों के पर हैं। अब हम स्पेसिफिक से जनरल गए हैं। पहले हमने कहा था कि अगर तमाम परिंदों के पर होते हैं तो स्पैरो भी एक परिंदा है, इसके भी पर होंगे, इसके भी पर होते हैं। अब हम कह रहे हैं अगर स्पैरो एक परिंदा है और उसके पर हैं हॉक, बर्ड, पैरट, क्रो, ठीक है, ईगल, ठीक है, ये सारे परिंदे हैं, इन सब के पर होते हैं, तो इसका मतलब तमाम परिंदों के पर होते हैं। तो साइंस जो है, ज़्यादातर साइंस जो है वो इंडक्टिव रीजनिंग पे चलती है, डिडक्टिव रीजनिंग कम होती है। ये जो न्यूटन की मैंने मिसाल दी, तो उसने देखें कोई स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन ही नहीं की थी ना, उसने देखा भी सेब ज़मीन पे क्यों गिरा है, ये दाएं क्यों नहीं चला गया, बाएं क्यों नहीं चला गया। फिर उसने ज़ाहिर है सिर्फ सेब पे तो नहीं ना वो रुक गया होगा, उसने और भी चीज़ों को भी गिरा के देखा, तो सब ज़मीन की तरफ ही गिरती थी। तो उसने सोचा कि तमाम चीज़ें ज़मीन की तरफ ही गिरती हैं, तो उसने फिर नतीजा निकाला कि शायद ज़मीन हर चीज़ को अपनी तरफ खींचती है, एक स्पेसिफिक चीज़ से एक जनरल प्रिंसिपल। पर अभी वो हाइपोथेसिस ही होगा ना। आज हम कहते हैं लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, कशिश शकल, ज़मीन की ग्रेविटी जो है, आज वो कानून बन चुका है। क्यों बन चुका है कि पहले उसकी ऑब्जर्वेशंस थी, फिर उसने उसके हाइपोथेसिस बनाए होंगे, फिर उसके ऊपर तजर्बात किए होंगे, जब तजर्बात पे वो पूरा उतरा होगा, अब वो थ्योरी के नाम और अब वो कानून बन गए। और भी इसके अलावा बहुत से मेथड्स हैं हाइपोथेसिस बनाने के। उसमें जो सबसे पहले है वो है इंट्यूशन एंड इमेजिनेशन। ख्याल, सोच, कोई भी चीज़ जब आप ऑब्ज़र्व करते हैं तो सबसे पहले जो आपके ज़हन में सोच आती है, सवाल आता है, उस सवाल को आपके ज़हन में आता है कि इस सवाल का जवाब मैं ढूंढूं, वो आपकी इंट्यूशन होती है। ये न्यूटन की बात मैंने की, तो वो जो न्यूटन ने ये सोचा कि ये सेब ज़मीन की तरफ क्यों गिरा, बेसिकली
ये उसकी इंट्यूशन ही थी, ये उसकी इमेजिनेशन ही थी। सबसे पहली चीज़ जो हमें किसी ऑब्ज़र्वेशन के बारे में सोचने पे मजबूर करती है वो हमारी इंट्यूशन ही होती है। तो इंट्यूशन जो है वो आपको इस बात पे सोचने पे मजबूर करती है। पर देखें, इसमें इंट्यूशन का मतलब यहाँ पे साइंटिफिक सोच भी हो सकती है। आम बंदा होता तो शायद वो सेब गिरता तो वो सोचता कि ये तो गिरा, मैं पकड़ूं, खाऊं इसको, जाऊं यहाँ से। वो ये तो ना सोचता कि ये ज़मीन की तरफ क्यों गिरा। ये न्यूटन की सोच थी कि ये ज़मीन की तरफ क्यों गिरा। इसका मतलब है कि साइंटिफिक थिंकिंग और होती है और आम लोगों की थिंकिंग और होती है। साइंस के वाले जो लोग होते हैं वो अपने इर्द गिर्द होने वाली हर चीज़ को गहराई से ऑब्ज़र्व करते हैं। आम बंदे को तो यही है ना कि बीज को मिट्टी में बो दिया और आहिस्ता आहिस्ता बीज बड़ा हो गया, उससे शाखें निकल आईं, पत्ते निकल आए, फिर कुछ अर्सा, कुछ साल गुजरने के बाद वो दरख्त बन गया। पर साइंटिफिक लोगों के ज़हन में ये सवालात उठे होंगे पहली दफ़ा जब उन्होंने बीज को दरख्त बनते देखा होगा, तो फिर उन्होंने उसके बारे में स्टडी करना। ये उनकी इंट्यूशंस ही होंगी जो पहले उन्होंने इस चीज़ों के बारे में सोचा, फिर उन्होंने उसके ऊपर तजर्बात किए। आज हमें पता है कि कैसे एक बीज से पौधा बन जाता है, कैसे सेल्स में तकसीम होती है, डिवीजन होती है, कैसे शाखें निकलती हैं, कैसे पत्ते निकलते हैं, कैसे पत्तों में फोटोसिंथेसिस होती है, कैसे फल निकलते हैं, फूल निकलते हैं, फल पकते, ये सारी चीज़ें आज हमें पता हैं। तो इंट्यूशन का मतलब है कि बेसिकली हमारे जो इमेजिनेशन है किस चीज़ को लेकर, जो हमारी सोच है साइंटिफिकली। दूसरे नंबर पे है एस्थेटिक प्रेफरेंस, ज़ौक़ जमालियात इसे हम कहते हैं। एस्थेटिक का मतलब तो जमालियात हो गया, प्रेफरेंस का मतलब है तरजीह देना। मतलब कि बेसिकली जब कोई चीज़ आपके इखलाकी इक़दार के अंदर जो चीज़ आपको अच्छी लगती है आप उसी को प्रेफर करते हैं। मतलब कि आपके इर्द गिर्द कोई ऑब्ज़र्वेशन हुई, आप उसको एस्थेटिकली सोचते हैं, अदब के लिहाज से सोचते हैं कि ये चीज़ इखलाकी दायरा कार में आती है भी कि नहीं आती। अगर वो चीज़ आपके इखलाकी दायरा कार में आती नहीं है तो आप ऑटोमेटिकली उसको रिजेक्ट कर देंगे। प्रेफरेंस आपकी उन्हीं चीज़ों की होगी जिन चीज़ों को आप अच्छा समझते हैं। जो चीज़ें आपके ज़हन में अच्छी नहीं हैं, आपको लगता है कि ये वैसे ही ये एस्थेटिकली ही, ये बेसिकली एस्थेटिकली ही दुरुस्त नहीं है, तो फिर उसको आप अनएथिकल कंसीडर करके रिजेक्ट कर देते हैं और एथिक्स को मद्देनज़र रखते हुए आप उस चीज़ को प्रेफर करेंगे जो एथिकली ठीक होगी, दुरुस्त होगी। फिर तीसरे नंबर पे है रिलीजियस एंड फ़िलासफ़िकल आइडियाज़। रिलीजियस आइडियाज़ और फ़िलासफ़िकल आइडियाज़ से भी हाइपोथेसिस बनते हैं। जो इस्लामी मतलब रिलीजन तो कोई भी हो सकता है ना। अब फ़र्ज़ करें मिसाल के तौर पर इस्लाम, अब जो मुस्लिम साइंटिस्ट होगा वो कभी भी ऐसी कोई ऑब्ज़र्वेशन नहीं बनाएगा या ऐसी कोई हाइपोथेसिस नहीं बनाएगा जो उसके रिलीजन के अगेंस्ट हो या ख़ुद उसको रिलीजन से दूर करें। वो हमेशा अपने रिलीजियस आइडियाज़ को मद्देनज़र रखते हुए ही कोई हाइपोथेसिस बनाएगा। हर रिलीजन वाले अपने रिलीजन को ही ज़ाहिरा प्रेफर करते हैं, तो उनकी कोई भी हाइपोथेसिस होता है, उनका कोई भी नज़रिया होता है, उनकी कोई भी थ्योरी, उनका कोई भी कानून बनता है, तो उसमें वो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यूज़ को भी ज़हन में रखते हैं। बेसिकली रिलीजियस एंड फ़िलासफ़िकल आइडियाज़ भी एक वजह होती हैं हाइपोथेसिस बनाने की, एक मेथड है। ज़ाहिर है मेथड हम कोई भी इस्तेमाल करें हाइपोथेसिस बनाने का, हाइपोथेसिस हमेशा टेंटेटिव ही होता है, गलती भी हो सकता है, दुरुस्त भी हो सकता है। वो तो बाद में जब हम उसके ऊपर टेस्ट करेंगे, एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, फिर ही पता चलेगा ना कि इट इज़ ट्रू और फॉल्स। फिर कंपैरिजन एंड एनालॉजी विद अदर प्रोसेसेस, यानी एक प्रोसेस हो रहा है किसी जानदार के अंदर, हम उसको किसी दूसरे प्रोसेस से कंपेयर करने लग जाते हैं। कंपैरिजन से भी हाइपोथेसिस बनते हैं। मतलब कि फ़र्ज़ करें फ़ोटोसिंथेसिस है और रेस्पिरेशन है, तो फ़ोटोसिंथेसिस को हम रेस्पिरेशन से कंपेयर करने लग जाते हैं, तो हमें पता चलता है, नतीजे निकलते हैं कि फ़ोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी इस्तेमाल होते हैं और रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी रिलीज़ होते हैं। हम कंपैरिजन कर लेते हैं। एनालॉजी का मतलब है हम स्ट्रक्चर्स को, उनके अंदर जो होने वाले मुख्तलिफ पैरामीटर्स हैं, हम उनको भी कंपेयर करते हैं। कंपैरिजन से भी हाइपोथेसिस बनती है। फिर हमने कहा कार्बन डाइऑक्साइड और पानी फ़ोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल होते हैं,
तो हम कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार बढ़ाएं तो हम देखेंगे फोटोसेंसिस की रेट ऑफ फोटोसेंसिस भी बढ़ गया। फिर हम सोचते हैं जी अगर कार्बन डाइऑक्साइड से बढ़ गया तो हम ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और पानी की मिकदार भी बढ़ा के देखें। तो कंपेयर कर लिया पानी और कि दोनों की मिकदार बढ़ाने से फोटोसेंसिस का रेट बढ़ा। तो हम यानी दो प्रोसेसेस को आपस में कंपेयर भी कर लेते हैं। या फिर एक और मेथडोलॉजी भी है, डिस्कवरी ऑफ वन थिंग वाइल लुकिंग फॉर सम अदर थिंग। तो मतलब साइंस में ऐसे होता ही है ना कि जैसे किसी नई नई चीज़ों को तलाश करते हैं, साइंस में नई नई दरियाफ्तें की जाती, नई नई खोज लगाई जाती हैं। तो चीज़ किसी को ढूंढ रहे होते हैं तो नई चीज़ एक नहीं, जैसे केमिस्ट्री में होता है अक्सर के केमिकल रिएक्शन करवा रहे होते हैं तो उन केमिकल रिएक्शन के दौरान कोई नई चीज़ बन जाती है। तो फिर वो बाद में वो अगर फ़ायदेमंद है तो फिर उस चीज़ को बनाने का मेथड भी हमें समझ आया था कि ये चीज़ अब ऐसे बनाई जा सकती। मतलब कोई चीज़ और ढूंढ रहे थे, कोई और चीज़ मिल गई तो फिर उस चीज़ के ऊपर रिसर्च शुरू हो गई। तो ये सारे मेथड्स थे हाइपोथेसिस बनाने के, इंडक्टिव रीजनिंग, डिडक्टिव रीजनिंग, इंट्यूशन, इमेजिनेशन, एस्थेटिक प्रेफरेंस, रिलीजियस आइडियाज़, कंपैरिजन एंड एनालॉजी, डिस्कवरी ऑफ वन थिंग वाइल लुकिंग फॉर सम अदर थिंग। ये सारे हाइपोथेसिस बनाने के तरीके। दीज वेज आर आल्सो समटाइम्स फॉर बेसिस फॉर साइंटिफिक हाइपोथेसिस। लेकिन एंड पे हम यही कहेंगे कि हाइपोथेसिस एज यू ऑलरेडी नो आर सब्जेक्टेड टू रिगोरस टेस्टिंग। हाइपोथेसिस जो होते हैं वो आपको ऑलरेडी पता है कि वो कोई दुरुस्त बात नहीं होती। अभी उनके ऊपर टेस्ट होंगे फिर कंफर्म होगा कि ये दुरुस्त है कि ये गलत है। जब वो बना है तब अभी वो टेंटेटिव है, तब इट मे बी फॉल्स और इट मे बी ट्रू, कंफर्म नहीं। अब हाइपोथेसिस बन गए, अब नेक्स्ट उनके ऊपर हम करेंगे एक्सपेरिमेंट्स। रिपीटेड एक्सपोजर ऑफ ए हाइपोथेसिस टू पॉसिबल फाल्सिफिकेशन। अब जाहिर है हमारा जो एक्सपेरिमेंट्स होंगे उनमें हमारी कोशिश होगी कि जो ये हाइपोथेसिस हमने बनाया है इसको गलत साबित करेंगे। इस तरह बार बार हम हाइपोथेसिस को गलत साबित करने की कोशिश करेंगे तो इससे साइंटिस्ट का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा व्हेन इट इज़ नॉट फाल्सिफाइड। और अगर ये गलत साबित ना होगा फिर साइंटिस्ट का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ज़ाहिर है एक साइंसदान ने हाइपोथेसिस बनाया कि तमाम ग्रीन प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस होती है। अब उसके ऊपर आपने तजर्बात शुरू कर दिए, सारे ग्रीन प्लांट्स के ऊपर तजर्बात शुरू कर दिए, हर ग्रीन प्लांट में फोटोसिंथेसिस हो रही थी। तो जिस साइंसदान ने ये हाइपोथेसिस बनाया तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा ना कि भाई वाह भाई मैंने जो हाइपोथेसिस बनाया है ये तो गलत ही नहीं साबित हो रहा। इसका मतलब मैंने एक सॉलिड और एक मैंने आप कह रहे लॉजिकल हाइपोथेसिस बनाया है, किसी भी रीज़न के बगैर इसको गलत साबित नहीं किया जा सकता। Any hypothesis that is tested again and again without ever being falsified is considered well supported and is generally accepted. कोई भी हाइपोथेसिस जिसको बार बार तजर्बात किया जाए और कभी भी ये गलत साबित ना हो तो उसको वेल सपोर्टेड माना जाता है और जनरली एक्सेप्ट भी कर लिया जाता है। और उस हाइपोथेसिस को बुनियाद बनाकर हम उससे नए हाइपोथेसिस भी बना सकते हैं। मतलब एक हाइपोथेसिस हमने बनाया कि CO2 इज़ नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, तो हमने तजर्बात किए हर पौधों, हमने को 20 पौधों के ऊपर तजर्बात किए, हर पौधे को CO2 के बगैर ग्रो करवाया, हर पौधे में CO2 के बगैर फोटोसिंथेसिस नहीं हुई। और एक और ग्रुप हमने 20-25 पौधों का लगाया, सब पौधों को CO2 दी, सब में फोटोसिंथेसिस हुई। तो इस तजर्बे से क्या साबित हो गया कि CO2 फोटोसिंथेसिस होती है। अब बार बार तजर्बात करते जाएंगे हमें पता चलता जाएगा CO2 फोटोसिंथेसिस। फिर हम और हाइपोथेसिस भी बना सकते हैं कि CO2 2 पौधों की दी है, अब हम कम ज़्यादा करके देख लेते हैं, किसी पौधे को कम CO2 दें, किसी पौधे को ज़्यादा CO2 दें, तो हमें CO2 की इम्पोर्टेंस का भी अंदाज़ा हो जाएगा। किसी को कम फोटोसिंथेसिस होगी, किसी में ज़्यादा फोटोसिंथेसिस, जिसको ज़्यादा CO2 मिली होगी वहाँ रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगा। तो एक हाइपोथेसिस से हमने एक और हाइपोथेसिस बना लिया कि इफ़ वी इंक्रीज़ द CO2 कंसनट्रेशन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस विल आल्सो इंक्रीज़। तो हाइपोथेसिस जब बार बार दुरुस्त साबित होते हैं फिर उन हाइपोथेसिस को इस्तेमाल करते हुए नए हाइपोथेसिस भी बनाए जा सकते हैं। अब एक्सपेरिमेंट्स हो गए, हाइपोथेसिस बार बार टेस्ट हुआ, बार बार उसके ऊपर तजर्बात हुए। अब 2 चीज़ें पॉसिबल हैं, या तो वो गलत साबित होगा या दुरुस्त। अगर तो वो होगा गलत साबित, रॉन्ग,
तो फिर उसको चेंज किया जाएगा, हम दूसरा हाइपोथेसिस कोई बनाएंगे, और अगर वो दुरुस्त साबित हुआ फिर वो अगले लेवल पे चला जाएगा जिसे हम थ्योरी कहते हैं। देयर इज सून अ सीरीज ऑफ हाइपोथेसिस सपोर्टेड बाय रिजल्ट्स ऑफ मैनी टेस्ट, कि अब बहुत से हाइपोथेसिस बनना शुरू हो गए हैं हमारे पास, और बहुत से टेस्ट का नतीजा भी है हमारे पास जो ये साबित कर रहे हैं कि ये जो हमारे हाइपोथेसिस हैं ये सारे ठीक हैं। तो अब वो जो हाइपोथेसिस है जिसके ऊपर बार बार तजर्बात हुए, बार बार टेस्ट हुए, लेकिन फिर भी वो हाइपोथेसिस गलत साबित नहीं हुआ, तब हम उसको थ्योरी का दर्जा दे सकते हैं। ए गुड थ्योरी इज़ प्रिडिक्टिव एंड हैज़ एक्सप्लेनेटरी पावर। एक जो अच्छी थ्योरी होती है ना वो प्रिडिक्टिव होती है, हम उसके ऊपर प्रिडिक्शंस भी कर सकते हैं। मतलब कहने का ये है कि मैंने ये कहा कि CO2 इज़ नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, ये मेरी थ्योरी बन चुकी है, तजर्बात करने के बाद भी ये गलत साबित नहीं हुई। अब मेरी प्रिडिक्शन ये भी हो गई है कि CO2 अगर फोटोसिंथेसिस में ज़रूरी है ना, तो इसका मतलब CO2 को अगर मैं बढ़ाऊँगा तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा, CO2 को मैं कम करूँगा तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कम होगा। तो ये प्रिडिक्शन भी है। इस चीज़ को मैं एक्सप्लेन भी कर सकूँगा और तजर्बात करके और ज़्यादा। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ गुड थ्योरी इज़ दैट इट मे सजेस्ट न्यू एंड डिफरेंट हाइपोथेसिस, कि एक थ्योरी की एक सबसे इम्पोर्टेंट खसूसियत ये भी है कि इससे नए नए हाइपोथेसिस, नई नई थ्योरियाँ और भी बन सकती। इस किस्म की थ्योरी को हम कहते हैं प्रोडक्टिव थ्योरी, ऐसी थ्योरी जिससे नए नए हाइपोथेसिस भी बनाए जा सकें, और वो ज़ाहिर है थ्योरी से बनाए हैं ना, तो फिर वो हैं रहेंगे टेंटेटिव क्योंकि वो हाइपोथेसिस हैं, लेकिन चूँकि थ्योरी से बनाए हैं इसलिए हमें उनके ऊपर भरोसा होगा, कल को टेस्ट करेंगे वो भी ठीक साबित ही होंगे इंशाल्लाह। तो थ्योरी कब बनती है? जब एक हाइपोथेसिस पे बार बार टेस्ट हों लेकिन वो कभी गलत साबित ना हो, तो फिर वो थ्योरी बन जाती है। और थ्योरी फिर प्रिडिक्टिव भी होती है, एक्सप्लेनेटरी पावर भी उसमें होती है, और उससे नए हाइपोथेसिस भी बनाए जा सकते हैं। ऐसी थ्योरी को कहते हैं हम प्रोडक्टिव थ्योरी। अब थ्योरी के ऊपर भी जाकर भी हमने स्टेप्स में पढ़ा था कि बेसिकली थ्योरी के बाद भी रीटेस्टिंग होती है, थ्योरी के ऊपर बाद में फिर से टेस्ट होते हैं, फिर से एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। मेन मकसद क्या है? इस थ्योरी को गलत साबित किया जाए। इस अप्रोच को हम कहते हैं स्केप्टिकल अप्रोच। हाउएवर इवन इन द केस ऑफ प्रोडक्टिव थ्योरी, अगर प्रोडक्टिव थ्योरी बन भी जाए, टेस्टिंग गोज ऑन, टेस्टिंग जारी रहती है। इन फैक्ट मैनी साइंटिस्ट टेक इट एज अ चैलेंज, बहुत से साइंटिस्ट कोशिश करते हैं, ये इसको चैलेंज समझ लेते हैं, एंड एक्सर्ट मोर एफर्ट्स, ग्रेटर एफर्ट टू डिसप्रूव, और कोशिशें करते हैं भी मैं इसको गलत साबित करूं। जैसे अदालत में कोई केस होता है, अब एक जो वकील होता है वो मुजरिम के हक़ में होता है, वो उसको बचाना चाहता है, और एक वकील होता है जो उस मुजरिम को सज़ा दिलवाना चाहता है। अब जो उस मुजरिम को बचाना चाहता है वो तो उसके हक़ में बोलेगा ना। असल तो ये है कि जो उसको सज़ा देना चाहता है और वो उसको सज़ा ना दे पाए, तब कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जो सज़ा दिलवाना चाहता है वो उसके नेगेटिव पहलू भी लाएगा। अब मैंने एक थ्योरी बनाई और मेरी उस थ्योरी में कुछ फ्लाज हैं, कुछ गलतियां हैं, ऊपर वो मुझे पता है, लेकिन मैं उनको दूसरों से छुपाऊं और उसको ठीक साबित करने की कोशिश करता रहूं, तो वो अप्रोच मेरी गलत होगी। मेरी अप्रोच ये होनी चाहिए कि मैं उसकी गलतियों को भी सामने रखूं और उस थ्योरी को गलत साबित करने की कोशिश करूं। अगर तो वो गलत साबित हो जाए तो सही है, कोई बात नहीं, नई थ्योरी बना लें। अगर वो आपके गलत साबित करने से भी गलत साबित ना हो, फिर तो आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा ना। तो चैलेंज लेते हैं, वो कोशिश करते हैं साइंटिस्ट की थ्योरी को डिसप्रूव करें। इफ़ अ थ्योरी सर्वाइव्स दिस स्केप्टिकल अप्रोच, अगर एक थ्योरी इस अप्रोच से, आपके स्केप्टिकल का मतलब है मशकूक, आप ज़ाहिर है किसी चीज़ को जब गलत साबित करना चाह रहे हैं, आप उस पर शक ही कर रहे हैं ना कि ये गलत है। तो अगर आपकी थ्योरी इस गलत ये जो शक व शुबा वाली अप्रोच से भी बच जाए और बार बार एक्सपेरिमेंटल एविडेंस पे पूरा उतरे, तो इट बिकम्स अ साइंटिफिक लॉ। तो थ्योरी जब बार बार तजर्बात पे भी पूरा उतरे, थ्योरी के ऊपर भी जब टेस्ट हों, फिर भी वो गलत साबित ना हो, फिर वो कानून बनता है। और जो कानून होता है ना, लॉ, वो यूनिफॉर्म होता है और वो कॉन्स्टेंट होता है। लॉ को जुटलाना मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो तो सालों की मेहनत से बना होता है। आप पढ़ लेते हैं चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ,
एवोगैड्रोस लॉ केमिस्ट्री में, बायो में आप पढ़ते हैं हार्डी वैनबर्ग थ्योरम, वो मैंडल्स के कवानीन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ, ये जो कवानीन है ये एवं नहीं बने हुए, ये उनकी ऑब्जर्वेशंस के बाद, उनके हाइपोथेसिस के बाद, उनके तजर्बात के बाद, उनकी थ्योरीज़ के बाद, उनके ऊपर भी तजर्बात के बाद जाके बने हैं। तो जो एक लॉ होता है ना वो यूनिफॉर्म होता है, वो किसी न किसी हद तक तो ठीक ही होता है। हाँ, किसी एक पॉइंट पे हो सकता है कि वो लॉ में भी कोई ना कोई कमी बेशी हो, मुकम्मल लॉ को नहीं जुटलाया जा सकता। वो किसी एक पॉइंट पे हो सकता है कि कहीं वो ओबे ना कर रहा हो कोई पॉइंट, जैसे आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं बॉयज़ लॉ, चार्ल्स लॉ, वो गैड्रोस लॉ, पर वो लॉज वो आइडियल गैस एक होती है, उस पर वो ओबे होते हैं, हर गैस आइडियल नहीं होती। तो इट इज़ वर्चुअली एन इरेफ्यूटेबल थ्योरी, यानी जो लॉ होता है ना वो इरेफ्यूटेबल होता है, यानी उसको गलत नहीं साबित कर सकते। बायोलॉजी इज़ शॉर्ट इन लॉज, बायोलॉजी में कवानीन की कमी है बिकॉज ऑफ इल्यूसिव नेचर ऑफ लाइफ। इल्यूसिव नेचर ऑफ लाइफ का मतलब है कि आप कह लें कि जो ज़िंदगी है जिसको डिफ़िकल्ट टू अचीव, एल्यूसिव का मतलब है जिस चीज़ को हासिल करना मुश्किल हो, जिस चीज़ के बारे में नॉलेज हासिल करना मुश्किल हो, उसे एल्यूसिव कहते हैं। तो जो ज़िंदगी है वो एल्यूसिव है, बहुत जल्दी से हम इसके ऊपर हाइपोथेसिस या बहुत जल्दी से इसके ऊपर कवानीन नहीं बना सकते। ज़ाहिर है हज़ारों लाखों किस्म के जानदार हैं, कोई प्रोकैरियोट, कोई यूकैरियोट, कोई मल्टीसेलर, कोई सिंपल मल्टीसेलर, कोई कम्प्लेक्स मल्टीसेलर, कोई किस्मों के लिहाज से हज़ारों लाखों किस्में जानदार हैं। कुछ अभी डिस्कवर होना बाकी हैं, कुछ अभी अनडिस्कवर्ड हैं। ये फैलेटी लाइनेज में हम पढ़ चुके हैं। जो अनडिस्कवर्ड हैं वो भी डिस्कवर होंगे, हो सकता है जो आज के कवानीन हैं वो उन पर पूरा ना उतरें। तो बायोलॉजी में कवानीन की इसलिए कमी है क्योंकि बायोलॉजी में कवानीन बनाना भी मुश्किल है, क्योंकि ज़िंदगी को स्टडी करना भी मुश्किल है। और बेसिकली हर जानदार, हर किस्म, हाँ कुछ कवानीन तो हैं बायोलॉजी में, जैसे बायोलॉजिकल लॉज हैं, हार्डी वैनबर्ग लॉ या मैंडल्स के लॉ, वो, लेकिन वो भी किसी ना किसी आगे जाके आप बड़ी क्लास में पढ़ेंगे कि मैंडल्स के लॉ भी कई चीज़ों पे नहीं भी ओबे करते। तो बेसिकली बायोलॉजी में लॉज की इसलिए कमी है कि इसमें नॉलेज हासिल करना डिफ़िकल्ट है, मुश्किल है। तो ये आपका था बायोलॉजिकल मेथड। इसमें हमने स्टार्ट किया कि ऑब्जर्वेशंस, फिर हाइपोथेसिस बनाए, हाइपोथेसिस के मुख्तलिफ मेथड्स पढ़े, डिडक्टिव रीजनिंग, इंडक्टिव रीजनिंग, फिर और भी मेथड्स पढ़े। फिर हाइपोथेसिस के बाद हमने एक्सपेरिमेंट्स किए। एक्सपेरिमेंट्स जब पूरा उतरते हैं हाइपोथेसिस तो फिर वो थ्योरीज़ बन जाती हैं। फिर थ्योरीज़ के ऊपर भी एक्सपेरिमेंट होते हैं और थ्योरीज़ भी उन एक्सपेरिमेंट में पूरा उतरे फिर वो कवानीन बन जाते हैं। तो ये आपका मुकम्मल एक टॉपिक था बायोलॉजिकल मेथड। इसको पढ़ें, इसको समझें, इसको गौर से सुने। मैंने कोशिश की है आपकी बुक की वर्डिंग में ही ये लेक्चर लिखूं, तो आप ये लेक्चर ही पूरा याद कर लें इसी तरह हेडिंग्स में, तो फिर भी बेहतर है। अगर उसी तरह बुक की सूरत में लिखना चाहते हैं फिर भी बेहतर है। ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। कोई कन्फ्यूजन हो, कोई सवाल हो तो आप मुझे लाजमी पूछें। मैं हमेशा आपके साथ हाज़िर हूँ और मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। अल्लाह आप सबको खुश रखे।